हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 140 है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जिस भी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उसको हम अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करते हैं। अभाज्य संख्याएं हमारी क्या हैं? 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से बहुत आगे तक, इन्फिनाइट तक हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से गुणा करते हैं, भाग करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 आएगा 70। अभी भी 70 जो है 2 से कट जाएगा तो हम 2 से ही काटेंगे, 35 आएगा। इसके बाद अब ये 2 से नहीं कटेगा तो अगली अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 3। 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 3 से नहीं कटेगा। फिर अगली अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 5। 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35। अब 5 से नहीं कटेगा तो उससे आगे वाली अभाज्य संख्या क्या है? 7। तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले कोशिश करेंगे, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है हम पहले ही क्या करेंगे, 5 से काटना शुरू कर देंगे या फिर पहले 7 से काटना शुरू करेंगे तो हमारे गुणनखंड गलत होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है। तो हमने 140 के जो गुणनखंड निकाले हैं वो कितने निकाले हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 2 की घात 1 है और 2 की घात 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगला जो हमारा है वो क्या है? 156। 156 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो वो आएंगे 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 लिख सकते हैं हम। यहाँ है 2 की घात 1 है, 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है। अगला है हमारा 3850, 3825। इसके गुणनखंड अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, तो क्या करेंगे? 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अब फिर कोशिश करेंगे 3 से काटने की। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखेंगे 5 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? 5 से काटेंगे। 5 अठे 40 और 5 पंजे 25। अभी भी 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5 और 3 और 5, 5 सत्ते 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या है तो ये क्या होगा? 17 से ही कटेगा। ठीक है। तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ये पहला सवाल है और इसमें आपको गुणनखंड करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है। अगला हमारा है 5005। ठीक है। 5005 के गुणनखंड करने के लिए हम लिख लेते हैं 5005। ठीक है। अब अगर हम 5005 के गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28 और फिर 7 एकम 7 चौक 28 और 7 तियाँ 21। ठीक है। 743 हो गया। अब 5 से काट दिया हमने, 7 से काट दिया। अब तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। 7 एकम 7,
ये सात ही एकम सात आना एक है, ठीक है। अब 7 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो 11 से काटेंगे। 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33। अब 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये 13 से ही कटेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आ जाएंगे? 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 की घात 2 गुणा 11 गुणा 13। अगला है 7429। 7429 के गुणनखंड हमारे आते हैं 17, 19 और 23। उम्मीद है कि इस पहले प्रश्न में आप गुणनखंड करना अच्छे से सीख गए होंगे, क्योंकि सारे आगे के जो प्रश्न हैं उसमें गुणनखंड क्या ही इस्तेमाल होने वाला है और मैं बार बार अब सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा HCF और LCM के गुणनखंड से जांच कीजिए कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है। देखो, कोई दो संख्याएं हैं A और B। अगर हम A और B की गुणा करें तो इनके LCM और HCF की गुणा के बराबर आता है। जैसे 4 और 6 है, तो 4 और 6 का अगर हम LCM निकालेंगे तो आएगा 2, तो आएगा 12, और HCF निकालेंगे तो आएगा 2। अब अगर हम 4 और 6 की गुणा करते हैं और इनके LCM और HCF की गुणा करते हैं तो 4 छक 24 और 12 दूनी 24, ये आना चाहिए। यही हमें इस प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है 26 और 91। तो 26 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 और 13। इसी प्रकार से अगर 91 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आएगा 7 और 13। अब अगर हमें इसका HCF निकालना है तो HCF कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, क्योंकि जो कॉमन गुणनखंड होता है वही HCF होता है। लेकिन अगर हमें इसका LCM निकालना है तो कितना आएगा? जो कॉमन गुणनखंड है उसको तो एक बार लिखेंगे और जो बचा है उसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा LCM 182, ठीक है। हमें बोला गया है कि इनके उत्तर की जांच करनी है, यानी कि LCM गुणा HCF बराबर होना चाहिए A गुणा B के। देखो 13 गुणा 182 बराबर होना चाहिए 26 गुणा 91। 26 गुणा 91, 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13 गुणा 91। 2 और 91 की अगर हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 182 गुणा 13। देखो ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब है जो हमने हल किया है, जो हमारा आंसर है वो एकदम सही आया है। अगला सवाल है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, ये वही सवाल है इसका पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कहता है? 510 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार से अगर हम 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा। अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ 2। और LCM निकालते हैं तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबकी गुणा कर देंगे। गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ये हमारा LCM आएगा, ठीक है, 23,460। अब 510 गुणा 92 बराबर होना चाहिए किसके? HCF गुणा LCM। HCF 2 है और LCM क्या है? 23,460, ठीक है। तो 2 गुणा 23,460 बराबर होना चाहिए 510 के, तो एकदम बराबर आएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है 336 और 54। 336 की अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। और अगर हम 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 3। अब अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। यहाँ एक बार 3 है तो हम यहाँ पर भी एक बार 3 ले लेंगे। तो जो HCF हमारा निकल के आएगा, जो कॉमन गुणनखंड है 2 गुणा 3 बराबर 6, ये हमारा HCF निकल के आ गया।
और एलसीएम के लिए हम वही करेंगे कि जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उनकी सबकी गुणा कर देंगे, तो 3024 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ बराबर होना चाहिए ए गुणा बी के, यानी कि 336 गुणा 54 बराबर होना चाहिए एचसीएफ 6 गुणा एलसीएम 3024 के, जो एकदम बराबर आएगा गुणा करने पर। अगला सवाल है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है 12, 15 और 21। उम्मीद है आपको गुणनखंड करना अच्छे से आ गया होगा, इसलिए मैं बार बार गुणनखंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार 21 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 ही एकम 7, तो 21 के जो गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे, 3 गुणा 7। ठीक है, 12 के गुणनखंड आएंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के आएगा 3 गुणा 5, और 21 का आएगा 3 गुणा 7। अब HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3। HCF निकालने के लिए हम कॉमन गुणनखंड ढूंढते हैं, तो इन तीनों में देखेंगे कॉमन गुणनखंड कौन सा है, तो इन तीनों में कॉमन कौन सा है, 3 हमारा कॉमन है, तो HCF आ जाएगा 3। लेकिन एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन है, जो कॉमन गुणनखंड है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी सबकी गुणा कर देंगे, तो 420 आ रहा है, 420। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, 17, 23, 29। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 17, 23, 29, ये जो तीनों संख्याएं हैं क्या हैं, अभाज्य हैं, और जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका कॉमन गुणनखंड सिर्फ क्या होता है, 1। तो इनका जो HCF हमेशा आएगा वो कितना आएगा, 1। ठीक है, और जो LCM हम निकालना, अगर अभाज्य संख्याओं का जब भी हमसे LCM पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट उन संख्याओं की गुणा कर देंगे, क्योंकि उनके गुणनखंड निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके गुणनखंड हमेशा क्या होगा, 1 और जो संख्या स्वयं है। ठीक है, देखो अगर हम 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 17, 23 के करेंगे 1 गुणा 23, और 29 के करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणा 29 ही आएगा। ठीक है, अब HCF तो हमारा एक ही होगा क्योंकि एक है, कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है। और LCM निकालने के लिए मैंने बताया है, जब भी अभाज्य संख्याओं का LCM निकालना हो तो हम डायरेक्ट उनकी आपस में गुणा कर देते हैं और LCM निकल के आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है 8, 9 और 25। 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की घात 3 हम इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं। 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3, हमेशा जो एक है अभाज्य गुणनखंड उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ अभाज्य संख्याओं में ही लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है, तो इसे हम हमेशा नहीं लिखते हैं। 3 की घात 2 हो गया, 25 का करेंगे तो ये हो गया 5 की घात 3, क्योंकि यहाँ पर कोई और 5 की घात 2, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है, तो यहाँ HCF इसीलिए एक गुणनखंड लिखा हुआ है, तो HCF कितना होगा इसका, 1। और LCM तो हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, सारे गुणनखंड की आपस में गुणा कर देंगे और LCM निकल के आ जाएगा। HCF और LCM, HCF दिया हुआ और एक संख्या दी हुई है, तो हमसे पूछा LCM ज्ञात करो, तो बहुत ही आसान है, A गुणा B अगर 2 संख्याएं दी हैं तो वो बराबर होता है HCF गुणा LCM के। LCM हमसे पूछा है, ठीक है, LCM हमें निकालना है, ठीक है, और HCF दिया गया है, तो A गुणा B बटे क्या कर देंगे, HCF, दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे और उन्हें HCF से भाग दे देंगे। देखो संख्याएं दी हुई हैं, HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। हमारे पास जो सूत्र बना वो क्या बना, दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा है, और HCF से भाग कर देंगे, बहुत ही आसान है। देखो 22,338 निकल के आया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त होती है। देखो, जब भी कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी, ठीक है, तो हमेशा 5 से विभाजित होगी। जब भी कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वो 5 से विभाजित जरूर होगी। जैसे 10 है, 20 है, 100 है, ये हमेशा 5 से विभाजित होंगी। तो 5 से विभाजित क्यों होती हैं? कि जितनी भी संख्याएं शून्य से समाप्त होती हैं उनके गुणनखंड में 5 आता है। जितनी भी संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं उनके गुणनखंड में हमेशा 5 आता है। ये बात यहाँ तक ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर हम 6 का गुणनखंड करें तो क्या आएगा? 2 गुणा 3 की घात n। अब इसके गुणनखंड में तो 5 कहीं नहीं है, इसके गुणनखंड में तो 5 कहीं नहीं है, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो आओ अब हम देखते हैं कि एग्जाम में इसको किस तरह से लिखना है। देखो, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। ये हमारी पहली लाइन है, इस तरह से लिखना होता है। अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 का आना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल संख्याएं 2 और 3 ही आ सकती हैं, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकती। इसलिए संख्या 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा हल है, सॉल्यूशन है। अगला सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 भाज्य संख्याएं हैं। देखो, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों वो क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। तो हमें दिया हुआ है 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13। अगर हम 13 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? 7 गुणा 11 प्लस 1, ठीक है। अब 13, 11 सत्ते 77 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 13 गुणा 78। देखो, 78 एक सम संख्या है तो इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 गुणा 78 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 17। अब हम कह सकते हैं क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। अब अगला सवाल भी इसी तरह से करना है, तो नेक्स्ट पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है।